करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तमिलनाडु के वेल्लोर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धार्मिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में भगवान गणेश और देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की और श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद राष्ट्रपति ने श्रीपुरम स्थित गोल्डन टेम्पल का भी दौरा किया, जहां उनका स्वागत राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री ए.एल. मुरुगन और हथकरघा एवं वस्त्र मंत्री आर. गांधी ने किया। पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो मैं आपको बताते चले, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें जहां दोनों मंदिरों में दर्शन पूजन करती नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो वही वेल्लोर में राष्ट्रपति मुर्मू का ये धार्मिक दौरा, गणेश लक्ष्मी की पूजा, जहां श्रीनिवास पेरुमल और गोल्डन टेम्पल में दर्शन के राज्यपाल और मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। साथ ही इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जहां द्रौपदी मुर्मू ने किए दर्शन गणेश महालक्ष्मी के, साथ ही की आराधना भी की, श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में दर्शन किए। तो वहीं इथोपिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ एक पौधा रोपा। इस पहल के जरिए दोनों नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं आपको बताते चले, मोदी अबी अहमद ने लगाया पौधा। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधा लगाया गया। इथोपिया दौरे पर पीएम मोदी का ये पर्यावरण को लेकर संदेश, जहां एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। पीएम अबी अहमद के साथ साझा किए पीएम मोदी ने ये पल, जहां पर्यावरण संरक्षण पर दोनों नेताओं की ये प्रतिबद्धता देखने को मिली, जहां सतत विकास को लेकर मजबूत संकेत देते नजर आए पीएम। तो वहीं इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष आत्मीयता के साथ विदाई दी। पीएम अबी अहमद खुद अपनी कार से प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने पहुंचे और ओमान के लिए रवाना होने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदा किया। ये कदम दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। जहां आपको बता दें, इंडोनेशिया के इथोपिया के पीएम मोदी को खास विदाई देते नजर आए। पीएम अबी अहमद खुद कार से एयरपोर्ट तक छोड़ने पहुंचे, जहां ओमान रवाना होने से पहले आत्मीय मुलाकात देखने को मिली, जहां खुद इथोपिया में पीएम मोदी को ये खास विदाई। पीएम अबी अहमद खुद कार से एयरपोर्ट तक छोड़ने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी को, जहां दोनों के बीच ये आत्मीय मुलाकात, जिसके चलते ओमान रवाना होने से पहले ये आत्मीय मुलाकात दोनों के बीच देखने को मिली। संसद के भीतर सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत, नियत, तीनों पर सवाल खड़े हुए। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन रखने से के सरकार के फैसले ने संसद को सियासी रणभूमि में बदल दिया। वहीं कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के नाम और उनकी सोच पर हमला बताया, तो सरकार ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में जरूरी सुधार करार दिया। केरल के वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार से सीधे सवाल पूछे, नाम बदलने से विकास भला होगा, क्या रोजगार बढ़ेगा या सिर्फ सरकारी खर्च? इसी बीच दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर भी सरकार को घेरा गया। विपक्ष का आरोप, सरकार नाम बदलने में व्यस्त है, जबकि देश सांस लेने को तरस रहा है। तो क्या मनरेगा का नया नाम ग्रामीण की भारत तस्वीर बदलेगा या फिर ये सियासत का नया मोर्चा है? पूरी कहानी, तमाम पहलू और हर बड़ा सवाल देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल 2005 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना ग्रामीण भारत में रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी मानी गई। हर साल करोड़ों ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी, गांव में सड़क, तालाब, जल संरक्षण जैसे काम और सीधे खातों में मजदूरी। मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया, लेकिन अब 20 साल बाद सरकार इस योजना को नए नाम, नए ढांचे के साथ संसद में लेकर आई है।
प्रस्तावित नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी रामजी सरकार का दावा। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि ग्रामीण भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया, आखिर महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है तो सरकारी दफ्तरों, स्टेशनरी बोर्ड, पोर्टल हर जगह बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं। इन बदलावों पर सरकार जनता का पैसा खर्च करती है, तो सवाल ये है नाम बदलने से फायदा क्या है। प्रियंका ने कहा, महात्मा गांधी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं। उनका नाम हटाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये उनकी समझ से परे है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, संसद में बहस होती भी है तो जनता के असली मुद्दों पर नहीं। उनके शब्दों में, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और सरकार खुद को ही परेशान कर रही है। विपक्ष का आरोप, रोजगार, महंगाई, प्रदूषण जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार और मजदूरी दी है, लेकिन अब ग्रामीण भारत की जरूरतें बदल चुकी हैं। सरकार ने इस योजना में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। रोजगार के दिनों की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन, काम पूरा होने के 7 दिन से 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य, देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान, काम को 4 श्रेणियों में बांटा, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन। सरकार का कहना है इससे गांव का समग्र विकास होगा। हालांकि विपक्ष का एक बड़ा आरोप फंडिंग को लेकर भी है। प्रियंका गांधी ने कहा, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार का योगदान 90% से घटाकर 60% किया गया है। इसका मतलब राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ। विपक्ष का दावा, इससे रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर होगा। मनरेगा पर अब तक 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नई योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के साथ साथ कांग्रेस ने सरकार को दिल्ली के वायु प्रदूषण पर भी घेरा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सिर्फ GRAP यानी ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान पर निर्भर करना काफी नहीं। उनका आरोप, सरकार संकट प्रबंधन करती है, संकट के बचाव नहीं। रमेश ने राज्यसभा में सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा, सरकार ने दावा किया है कि वायु प्रदूषण और मौतों के बीच कोई निर्णायक डेटा नहीं है। कांग्रेस ने इसे असंवेदनशील करार दिया। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी अध्ययनों के आंकड़े गिनाए। 7.2% वायु प्रदूषण से जुड़ा है। सिर्फ 10 शहरों में हर साल लगभग 34,000 मौतें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन किन सदन में ध्वनि विधेयक को मंजूरी दे दी। चौहान ने कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा, जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला गया तो क्या वह नेहरू का अपमान था। सरकार का दावा है कि मनरेगा के तहत अब तक 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए विधेयक के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है और इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। उनके अनुसार ये योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं बल्कि गांवों के समग्र विकास को गति देने का काम करेगी। इधर कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ा प्रतीक है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर विकसित भारत जी विधेयक 2025 को लेकर सरकार, विपक्ष और सहयोगी दलों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने की संभावना है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम मनरेगा को वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। 2022-23 तक इसके तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक पंजीकृत थे। इस योजना का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के जरिए गरीबी की जड़ कारणों को दूर करना रहा है। मनरेगा के तहत ये प्रावधान है कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं हों। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बता दें, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह अधिनियम यूपीए सरकार की ओर से 2005 में भारतीय संसद में पेश हुआ था। इसका तब मूल नाम नरेगा था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश में सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार मिला। संसद के भीतर पास हुआ ये विधेयक अब सिर्फ कागजी बदलाव नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सियासी और वैचारिक टकराव की शक्ल ले चुका है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती है और विकसित भारत 2047 की मंजिल को पहुंचने के लिए ग्रामीण रोजगार को नए ढांचे में डालना वक्त की जरूरत है। सरकार का दावा है 125 दिन का रोजगार, तेज भुगतान और गाँवों में समग्र विकास का नया रोड मैप, यही आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बनेगा। कांग्रेस का आरोप साफ है, जब बेरोजगारी, महंगाई और प्रदूषण जैसे मुद्दे देश को जकड़ते हुए हैं, तब सरकार नाम बदलने की राजनीति में उलझ रही है। सवाल ये भी है कि क्या नाम बदलने से गांव में काम बढ़ेगा या राज्यों पर आर्थिक बोझ और कानूनी अधिकारों की धार कुंद होगी। मनरेगा, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम रहा, सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच रहा है। ऐसे में उसका नाम, स्वरूप और फंडिंग तीनों पर उठे सवाल आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक सियासत को और गरमाएंगे। अब निगाहें इस पर टिकी है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन वाकई गांवों की तस्वीर बदलेगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नया अध्याय साबित होगा। एक बात तय है, मनरेगा के नाम पर शुरू हुई ये बहस आने वाले समय में सरकार की नीतियों और विपक्ष की राजनीति दोनों की दिशा करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य के PAC स्थापना दिवस 2025 समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर आपको बता दें, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में PCA की संख्या, उनकी क्षमता, प्रशासनिक और तकनीकी के स्तर को बढ़ाने के कार्य निरंतर जारी है। समारोह में ये जानकारी भी दी गई कि 33 में से 31 वाहिनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसमें से 18 वाहिनियों के बहुमंजिला बैरकों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 13 वाहिनियों में कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं की कम से कम 20% भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया, ताकि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ सके। कि हमारी सरकार ने PAC के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में
हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवायोजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शामिल 16 मामलों में से 12 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष 4 मामलों में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जटौली मंडी में यूरिया वितरण में लापरवाही पाए जाने पर फैक्स के मैनेजर के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के आदेश जारी किए गए। गुरुग्राम शहर में सीवरेज व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज न हो, इसके लिए नगर निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में हरियाणा के मंत्री श्री राव रणवीर सिंह भी उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और तर्कहीन टिप्पणियां करने पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के इशारे पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, इसका न तो राजनीति में कोई स्तर है और न ही समाज में। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच से कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। उनका आरोप है कि ये काम बीजेपी के लोग ही करते हैं। हमारे धर्म को बचाने की ये फैलाओ सब लोगों में, इनका काट यही है। हमारे धर्म को बचाने वाले बीजेपी वाले कौन होते हैं?
हमारे धर्म में, गीता में भगवान ने हमें कहा है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही है, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं, चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। निश्चित रूप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो म्यूजियम में उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली मेट्रो की विकास यात्रा, आधुनिक शहरी परिवहन में उसकी भूमिका और राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मेट्रो के योगदान को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो म्यूजियम आने वाली पीढ़ियों को दिल्ली मेट्रो के तकनीकी, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व में परिचित कराएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिल्ली मेट्रो संग्रहालय के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंच के। सच कहा पंकज सिंह जी ने कि बचपन में हर व्यक्ति ने, दिल्ली के हर बच्चे ने जरूर रेल म्यूजियम का नाम सुना और वहां विजिट किया। स्कूल पिकनिक का हिस्सा होता था रेल म्यूजियम, पर आज देश की प्रगति का अपडेटेड वर्जन जब हम यहाँ देखते हुए, मैं चाहूंगी कि पूरी मेट्रो टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हम सब लोग बजाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं विकास कुमार जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीएमआरसी के। आप पूरी टीम, सभी डायरेक्टरगण यहाँ बैठे हैं, आप सभी ऑफिशियल्स बैठे हैं। तो वहीं गोवा में लूथरा ब्रदर्स को मेडिकल जांच के बाद अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण पूरा होने के बाद पुलिस ने दोनों को आगे की पूछताछ के लिए थाना पहुंचाया। मामले में जुड़ी जांच जारी और पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।